इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देखो भाई, ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, इसमें हमें पढ़ना है, मैं ज्यादातर हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप कहेंगे कि भैया ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर थोड़ा बता दीजिए। तो भाई मेरे परेशान ना होइए, सब बताएंगे आपको एक एक करके। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंडक्टर, फिर कैसे इनको पहचानते हैं, इनका वैलेंस बॉन्ड और इसका कंडक्शन बॉन्ड कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके जानेंगे। उससे पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं, तो ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन क्या बनेगी, तो हमने एक लाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन यहाँ पे नोट करा दिया है आपको, देख लीजिएगा थोड़ा सा। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शाखा है जो विद्युत धारा के प्रवाह, उसके नियंत्रण, विभिन्न उपकरणों जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, क्या है ये? एक प्रकार की प्रौद्योगिकी की शाखा है, मतलब इंजीनियरिंग क्या क्या है, एक ब्रांच है, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह, उसके नियंत्रण, विभिन्न उपकरणों जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर के उपयोग से संबंधित है। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व, इसका महत्व क्या है? यह रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, कार में पाया जाता है। संचार प्रणाली, चिकित्सा उपकरण, स्वचालन और ऊर्जा प्रबंधन में बुनियादी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके मुख्य घटक क्या है? इसके मुख्य घटक, मुख्य सक्रिय घटक आपके ट्रांजिस्टर हो गए, आईसी हो गए। ठीक है, और निष्क्रिय घटक इसमें क्या होते हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये इसके निष्क्रिय घटक होते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून लवकुश, रामकृष्णा, राहुल, बबीता, बबीता कुमारी, सत्येंद्र और आर सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सब कुछ प्रणाम में ही आता है, तो हमने सारा कुछ एक साथ बोल दिया है आपको। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाहता है, ये जो पूरी लाइन लिखा गया है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपका स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन क्या है? ये सर स्मार्टफोन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हिस्सा है। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स नहीं आते, यदि ट्रांजिस्टर और डायोड नहीं आते, तो आपका जो मोबाइल है, ये मोबाइल इतना छोटा नहीं हो सकता था। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो भी क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आपका एग्जांपल है, क्योंकि उसका जब पीवीसी किट देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम ऑफ द जो इक्विपमेंट होंगे, मैक्सिमम ऑफ द जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही इक्विपमेंट है, लाइक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जीफेट, आईसी, आपका डायोड। ठीक है, आईसी क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो उपकरण है, ये उपकरण क्या किए? किसी भी डिवाइस को छोटा से छोटा बनाने में सहायता किए। ठीक है, जैसे कि आपका एक रिमोट है, रिमोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये क्या किया? एक जगह से बैठे बैठे कई सारी चीजों को कंट्रोल किया। तो इसने बोला है ना कि नियंत्रण प्रणाली है, नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण और विभिन्न उपकरणों का क्या है? विभिन्न उपकरणों जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर के उपयोग से संबंधित, इन सभी का उपयोग कैसे सुचारू तरीके से करना है, ये सारा चीज आता है आपके किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा एक आपका ब्रांच ही है। आप लोग, आपके कुछ सहपाठी जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई भी कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका बीटेक भी होता है, एमटेक भी होता है। तो ये पूरा एक ब्रांच है। पढ़ने को तो बहुत सारा कुछ है इसमें, लेकिन हम लोग को केवल थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी लेना है और बस नेक्स्ट चैप्टर पे निकल जाना है। ठीक है, तो हम लोग उतना ही समझेंगे और बाकी चीजों को छोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें ये दो चीज लिखा है, सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक।
अब ये जो दो वर्ड है, इन दोनों वर्ड को समझते हैं कि ये एक्टिव इक्विपमेंट, एक्टिव एलिमेंट और इनएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्टिव घटक लिखा ना, तो एक्टिव कंपोनेंट लिख लो। एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और इनएक्टिव कंपोनेंट। इन एक्टिव कंपोनेंट या इनएक्टिव वाले को ही पैसिव कंपोनेंट भी बोला जाता है। इसी को हम लोग पैसिव कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट भी इसी को कहते हैं। तो समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो सारे उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत जिसके पास अपने खुद का कुछ ना कुछ वोल्टेज हो या कुछ ना कुछ करंट हो खुद का। जैसे यदि मैं बात कर लूं आपसे वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसके पास वोल्टेज होता है, अपना खुद का वोल्टेज होता है, तो वो क्या है, वो एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, आपसे मैं बात कर लूं करंट सोर्स की, तो करंट सोर्स क्या है, वो भी आपका एक्टिव ही कंपोनेंट है। मैं आपसे बात कर लूं डायोड की, डायोड, तो डायोड का आपको, आप सभी को पता होगा कि डायोड को जब हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज के साथ आता है। ये 0.5 वोल्ट या 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट के साथ आता है। यदि आप डायोड हटा रहे हैं किसी सर्किट से, तो वहां पे एक आपको क्या लगाना पड़ता है, वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका डायोड है वो क्या है, वो भी आपका एक्टिव एलिमेंट है या एक्टिव कंपोनेंट है। मैं बात कर लूं आपसे ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर क्या है भैया, तो आप कहेंगे भैया ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी एक्टिव ही एलिमेंट होगा, एक्टिव ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, जो ट्रांजिस्टर है यह एक करंट सोर्स की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, ये करंट सोर्स की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो पैसिव एलिमेंट हमारे पास तीन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रेजिस्टेंस, एक होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, पैसिव एलिमेंट है। अरे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी को पता होगा कि भैया इसके पास कोई भी नहीं इसमें वोल्टेज होता है, ना ही इसमें करंट होता है, तो ये क्या है, ये आपका है पैसिव एलिमेंट। ठीक है, और बात कर रहे हैं किसकी, इंडक्टर की। इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर कैसा होता है, आप सभी को पता है ना इंडक्टर कैसा होता है। ये है आपका इंडक्टर भाई। इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर का सिंबल तो सबको पता होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको पता होगा। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका इंडक्टर। ठीक है, और तीसरा होता है आपका कैपेसिटर, तीसरा होता है आपका कैपेसिटर। तो ये तीनों जो है, ये तीनों होते हैं आपके पैसिव कंपोनेंट, और बाकी जो है वो आपका एक्टिव कंपोनेंट के बारे में हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, एक इसमें प्लस प्लेट होती है, एक इसमें माइनस प्लेट होती है। ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हो गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर, इंडक्टर और ये रेजिस्टर, ये आपका रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों जो है ये क्या है, ये तीनों के तीनों है हमारे पैसिव। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके पैसिव है। ठीक है, ये तीनों पैसिव है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव कंपोनेंट और इनएक्टिव कंपोनेंट के बारे में बताइएगा। जो आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स एक्टिव कंपोनेंट है या इनएक्टिव है, वोल्टेज सोर्स आपका इनएक्टिव है या एक्टिव है, बोलिएगा जल्दी से। यदि मैं आपसे बात करूं कि वोल्टेज सोर्स जो होता है ये एक्टिव कंपोनेंट होता है या इनएक्टिव कंपोनेंट होता है, तो अभी आपने सुना कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के पास अपने खुद का वोल्टेज होता है, खुद का वोल्टेज होता है। तो जिसके पास अपना खुद का पावर हो, मतलब चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, वो पावर डिलीवर करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा एक्टिव कंपोनेंट। और वोल्टेज सोर्स कहने से ही पता चल रहा है कि भैया ये जो वोल्टेज सोर्स आपने बोला ना, वोल्टेज सोर्स बोला, तो इसका मतलब है कि इसके पास खुद का अपना वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एक्टिव कंपोनेंट। ये क्या बनेगा, एक्टिव
कंपोनेंट। ठीक है, राहुल ने आंसर भी किया है कि भैया एक्टिव कंपोनेंट है, एकदम ठीक है। अच्छा, करंट सोर्स की बात करें तो, करंट सोर्स की बात करें तो जो हमारा करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव है। तो आपने देखा कि करंट सोर्स के पास भी अपना खुद का करंट होता है, ये खुद से पावर डिलीवर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या बन जाएगा हमारा, ये भी आपका एक्टिव ही बन जाएगा। आर आर का भी आंसर आ चुका है कि भैया ये एक्टिव है। ये क्या है, करंट सोर्स भी हमारा एक्टिव है। ठीक है, करंट सोर्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, चलिए। हाँ, और मैं आपसे पूछ लूंगी जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर, कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। कैपेसिटर जो होता है यह एक्टिव एलिमेंट होता है या पैसिव एलिमेंट होता है। इसका तो सभी लोग का आंसर आ गया, लव कोश का भी आया है, आर आर आए हैं। ठीक है, तो आपका जो ये है कैपेसिटर, ये पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये सभी का आंसर आने लगा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने 3 तरीके का बॉन्ड पढ़ा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड से पहले छोड़ दो, पहले परमाणु के बारे में थोड़ा समझो। परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु और अणु। ठीक है, एटम, इसे ही हम लोग एटम कहते हैं ना, एटम। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर। परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भैया परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा, सबसे छोटा पदार्थ होता है या सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, परमाणु क्या है, ये किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होता है। और ये जो अणु है, अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है आपका, अणु बनता है ना। अणु बनता है। ठीक है, अच्छा, यदि मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपसे पूछूं कि देखो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन और हमने यहाँ पे लिख दिया O2, तो बताइए इसमें अणु कौन है और परमाणु कौन है, इसमें अणु कौन है और परमाणु कौन है। ठीक है, यहाँ पे अणु कौन है और परमाणु कौन है। तो आप कहेंगे भैया ये केवल अकेले दिख रहा है, ये केवल अकेले दिख रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एटम। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एटम। ठीक है, एटम। और ये दो इसमें परमाणु मिले हुए, दो छोटे छोटे परमाणु मिले हुए, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अणु। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हाँ, अणु है आपका O2 और परमाणु है आपका O।
देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, परमाणु O2 भी बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हमने लिख दिया है, ठीक है, हमने लिख दिया है। अब देखिए ये जो O2 है, ये O2 कैसे बना, ठीक है, ये O2 बना तो ये आखिर इसके बीच कुछ ना कुछ बंधन होगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो रस्सी है, तो दो रस्सी को एक साथ जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमें गांठ लगाना पड़ेगा, तब जाकर ना हमारी रस्सी एक साथ जुड़ेगी। या हमारे पास मान लीजिए कि शर्ट है, तो जब तक ये शर्ट का बटन इसके अंदर नहीं लगाएंगे, ये जो खांचा बना हुआ है इस खांचे के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक ये हमारी बटन, ये शर्ट हमारी बंद नहीं होगी ना। तो उसी तरीके से जैसे परमाणुओं को जोड़ने के लिए या परमाणुओं की सहायता से या अणुओं की सहायता से यौगिक बनाने के लिए हम लोग कुछ बंध के बारे में जानते हैं, कुछ रासायनिक बंध के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में कुछ रासायनिक बंध के बारे में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? रासायनिक बंध, कुछ रासायनिक बंध के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 10वीं क्लास में या नहीं पढ़ा है, बताइएगा। रासायनिक बंध, रासायनिक रासायनिक बंध, रासायनिक बंध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? चलिए मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जी ये क्या हो गया, इसको तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो हम इसको कर देते हैं साइड में। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। लिखिएगा कि ठोस में अणु तथा परमाणु के बीच तीन महत्वपूर्ण बंध पाए जाते हैं, या तीन महत्वपूर्ण बंध होते हैं, तीन महत्वपूर्ण बंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका आयनिक बंध, पहला है आपका आयनिक बंध, आयनिक बंध, ठीक है। दूसरा होता है आपका असंयोजन बंध, असंयोजन बंध। और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका मेटालिक बंध, ठीक है, धात्विक बंध। आयनिक बॉन्ड, ये हो जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो जाता है आपका मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इसके एक एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए कि यदि मैं बात कर लूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? NaCl में आपका होता है आयनिक बॉन्ड, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। और यदि बात की जाए किसकी, यदि बात की जाए किसी भी आपके सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में असंयोजक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन की बात कर लें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। या हम लोग बात कर लें इधर कॉपर की, कॉपर की बात कर लें, या एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम, कॉपर की बात कर लें या एल्यूमिनियम की बात कर लें, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे आपके मेटालिक बॉन्ड, ये सभी हो जाएंगे आपके मेटालिक बॉन्ड। तो इन बॉन्ड के केवल नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं याद रखना है। और ये याद रखना है कि NaCl, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आपका इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। बस यहां से इस
इस स्लाइड से केवल आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस स्लाइड से केवल आपको इतना ही याद रखना है। कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं भैया? 3 तरीके के। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, यही 3 तरीके के बॉन्ड हमारे होते हैं किसमें? किसी भी ठोस परमाणु या अणु में, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आपके पास, ऐसे छोटे 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 दिख रहे हैं कि नहीं? ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं ना? तो आप दिखने चाहिए। ठीक है। देखो ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आपके पास में ये ट्रांजिस्टर है, ये डायोड है, ये आपका एलईडी है, ठीक है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका आईसी है, ठीक, ये आपका एलईडी है, ये भी आपका डायोड है, ये जो है ये डायोड है, ठीक है। इधर आपके छोटे छोटे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे इक्विपमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। बस मैं ये पहचान करने का तरीका आपको बता रहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। और ऐसा डिवाइस या ऐसे छोटे छोटे उपकरण आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो किसी डिवाइस, किसी, जैसे मान लो कि अब मैं बात कर लूं किसकी, एलईडी की बात कर लो, या पहले पहले जमाने वाली किसी के घर में टीवी हो, तो टीवी को जब आप खोलते हैं तो उसके पीछे कुछ इसी तरीके के छोटे छोटे उपकरण आपको दिखाई देते हैं। या चार्जर, चार्जर किसी का यदि कोई खराब हो गया हो तो एक बार चार्जर को आप तोड़िएगा, चार्जर को तोड़ेंगे तो उसके अंदर ऐसे ही छोटे छोटे कुछ उपकरण आपको दिखाएंगे देंगे, जिसमें कई सारे कैपेसिटर लगे होंगे, डायोड लगे होंगे आपके, फिर उसमें आईसी लगी होगी कई सारी। तो ये क्या है? ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, पीसीबी बोर्ड पे दिखाई देते हैं। हाँ ठीक है मानसी, एकदम करेक्ट कहा आपने कि पीसीबी बोर्ड पे दिखाई देते हैं सर, है ना। ये सारे इक्विपमेंट कहाँ पे लगे रहते हैं? पीसीबी बोर्ड पे लगे होते हैं। ये सारे इक्विपमेंट कहाँ पे लगे होते हैं? पीसीबी बोर्ड पे लगे होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें धारा 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 के फ्लो के मतलब करंट के फ्लो होने के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि धारा के फ्लो होने के आधार पर, फ्लो होने के आधार पर, फ्लो होने के आधार पर जो भी आपने अभी अणु परमाणु पढ़ रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे ना अभी, ये अणु है, ये परमाणु है, तो ये जितने भी आपके पास एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, ठीक है। धारा के फ्लो होने के आधार पर सभी पदार्थों को सभी पदार्थों को 3 भाग में 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 भाग हैं? कौन कौन से 3 भाग हो सकते हैं? किसी को समझ में आ रहा है क्या? कोई अंदाजा लगा सकता है कौन कौन से 3 भाग? तो पहला होता है आपका कुचालक, पहला होता है आपका कुचालक, ठीक है। दूसरा होता है आपका चालक और तीसरा होता है आपका अर्धचालक, तीसरा होता है आपका अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। कुचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसुलेटर, इंसुलेटर, इसे कहते हैं कंडक्टर, इसे कहते हैं हम लोग कंडक्टर। और अर्धचालक को क्या कहते हैं? अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर,
ठीक है, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक को क्या कहते हैं? कुचालक, अर्धचालक, बहुत सही। आर आर भाई ने कौन सा ट्रिपल आर वाले हैं क्या यार, आर आर मूवी वाले? देखो इन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि सर 3 प्रकार के होते हैं, कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। ठीक है, कहीं कहीं पे चालक को सुचालक भी लिखा रहता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडक्टर हो गया हमारा, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया, ये 3 मुख्य हमारे भाग हैं। किसके? ये 3 मुख्य भाग हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुचालक के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग लगाना है आपको कुचालक, हेडिंग लगाना है आपको कुचालक, कुचालक इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या बनेगा कि कुचालक में, कुचालक में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह लिख लीजिएगा कि बहुत उच्च, उच्च प्रतिरोध या बहुत उच्च प्रतिरोध लिख लीजिएगा, बहुत उच्च प्रतिरोध होने के कारण, बहुत उच्च प्रतिरोध होने के कारण, विरोध होने के कारण कुचालक में धारा का प्रवाह बहुत उच्च प्रतिरोध होने के कारण नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, कुचालक का जो प्रतिरोध है ये कितना होता है? तो लिखिएगा कि कुचालक या इंसुलेशन, कुचालक, कुचालक का प्रतिरोध कितना होता है भाई? तो कुचालक का जो प्रतिरोध होता है यह प्रायः, कुचालक का प्रतिरोध प्रायः मेगा ओम, मेगा ओम में होता है, मेगा ओम में होता है। कुचालक का प्रतिरोध प्रायः किस में होता है? मेगा ओम में होता है। मेगा ओम कहने का मतलब क्या है? मेगा ओम कहने का क्या मतलब है? मेगा ओम कहने का मतलब है कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ओम, 10 की घात 6 ओम। मेगा ओम कहने का मतलब है 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, चलिए और एक कहानी इसमें लिख लीजिएगा कि इसके अंदर या इसके पदार्थ की संरचना में, इसके पदार्थ की संरचना में, पदार्थ की संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण इससे धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इससे धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, ये लाइन भी समझ में आ रही ना कि जो हमारा कुचालक है, कुचालक के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण इसके अंदर, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा कुचालक है, कुचालक में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्योंकि धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? आज तक किसी को यह पता है कि धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? कोई बता सकता है धारा का प्रवाह किस कारण से होता है?
कोई मुझे इतना बताए कि धारा का प्रवाह, एक मैं पॉइंट लिख देता हूं, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, किस वजह से होता है भाई? धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे करंट का फ्लो होता है केवल और केवल किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन लिखने से ज्यादा अच्छा होगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का प्रवाह होता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे मौजूद नहीं है तो वहां पे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं पे भी यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पे धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कंडक्टर के बारे में, देखते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर के बारे में हमने एक लाइन पहले से लिख रखा है कि वह पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह होता है, मुक्त प्रवाह होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एकदम फ्री घूमते हैं, इस वजह से धारा का भी प्रवाह संभव है, इसमें धारा आसानी से बह जाती है। कंडक्टर का सबसे सामान्य उदाहरण धातुएं हैं। मेटल्स के अंदर आपके जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाती है। इसका एग्जांपल आपके पास तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। चांदी, चांदी जो है ये सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा कंडक्टर, ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो वो है चांदी, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक क्या है? वो है आपका चांदी, ठीक है। इसमें एग्जांपल देना तो हम आपको भूल ही गए, इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा रबर, रबर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पोर्सेलिन, पोर्सेलिन, ठीक है, पोर्सेलिन। ये यहाँ पे जाना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे जाना चाहिए, पोर्सेलिन। फिर आपका अब्रक हो गया, अब्रक हो गया, ठीक है, अब्रक। ये सभी क्या है? ये सभी आपके कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर के गुण, कंडक्टर के गुण यहाँ पे देख लीजिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह, कंडक्टर में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है क्योंकि इन पदार्थों में स्वतंत्र रूप से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि तांबा में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जिससे करंट का प्रवाह होता है, जिससे करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, चांदी का कोई चालकता बता सकता है कि चांदी की चालकता कितनी होती है? चांदी की चालकता कितनी होती है? चांदी की जो चालकता है ये हम लोग मानते हैं 100%, 100%। कॉपर की कितनी होती है भैया? कॉपर की कितनी होती है? कॉपर की होती है आपकी 94%, सॉरी 93, 93%, 93%। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की 67% होती है, 67%, ठीक है। और गोल्ड की कितनी होती है? गोल्ड की, गोल्ड की 76% होती है, 76%, ठीक है। गोल्ड की 76% होती है। ये चालकता भी याद रखना है आपको, ये है चालकता का क्रम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, सेमीकंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है। ये पदार्थ न तो अच्छे कंडक्टर होते हैं और न ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इन्हें विशेष परिस्थिति जैसे कि तापमान, दबाव, अन्य बाहरी कारकों से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, कंप्यूटर चिप्स इत्यादि में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोगों को सबसे ज्यादा यदि कुछ पढ़ना है, किसी के बारे में यदि पढ़ना है, तो वो है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं, इसको कैसे एज ए डायोड यूज करते हैं, कैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, कैसे मॉसफेट में यूज करते हैं, कैसे हम लोग जेफेट में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें किसके बारे में जानना है, सेमीकंडक्टर के बिहेवियर के ही बारे में जानना है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। क्योंकि भाई जो हमारा चालक है, चालक में एक सबसे बड़ा अवगुण ये होता है ना कि चालक में यदि ज्यादा देर तक आप धारा प्रवाह करने लगे तो वो हीट होने लगता है। क्या होने लगता है? हीट होने लगता है। यदि वो हीट होने लगा तो हम लोग इसे बहुत देर तक नहीं यूज कर सकते। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, तो ये काफी दिनों तक, जैसे मोबाइल इस समय जो मोबाइल है, जो भी आपके एंड्रॉइड मोबाइल है, आप लोग 10-10 दिन, 12-12 दिन, एक महीने तक स्विच ऑफ नहीं करते और ये कंटिन्यूअस कार्य करती रहती है, कंटिन्यूअस कार्य करती रहती है। इसके अंदर यदि हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं डाले होते, हम लोग यहाँ पे चालक डाले होते, कंडक्टर यूज किए होते, तो क्या होता, ये कंडक्टर हीट होने लगता है। जैसे ही हीट होता तो आपके मोबाइल में वार्निंग आने लगती कि आपकी मोबाइल ज्यादा हीट हो गई और आपकी मोबाइल हैंग करने लगती। ठीक है, तो इतने एडवांस टाइप के इस समय सेमीकंडक्टर हमारे पास आ गए कि मतलब उनकी कार्यशैली इतनी जबरदस्त है, इतनी स्मूथ है कि आपको थोड़ा सा भी एहसास ही नहीं होगा कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में किसके बारे में, किसके बिहेवियर को सीखेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे और उसी के बिहेवियर को सीखेंगे। ठीक है, चलिए सेमीकंडक्टर के उदाहरण। सेमीकंडक्टर के उदाहरण हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड। ये तीनों जो है ये हमारे पास सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। ये क्या है, तीनों सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो है आपके पास सिलिकॉन। इसके बाद यूज होता है आपका जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का एक तरह से कह सकते हैं कि सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है आपका 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, तो ये होता है आपका 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग और देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे किया जाता है। अच्छा, ये तो दूसरी बात हो गई भाई। हाँ देखो, यहाँ पे कहीं होल्स के बारे में बात किया है क्या, होल्स के बारे में कहीं पे बात किया है, नहीं किया है। चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये दो कंसेप्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और होल्स क्या होता है। ठीक है, दो टर्म को हमें समझना है यहाँ पे, एक आपको समझना है इलेक्ट्रॉन और एक आपको समझना है होल्स, होल्स। ठीक है, देखो भाई, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा होल्स है, होल्स के ऊपर क्या होता है, होल्स के ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा रुको, इलेक्ट्रॉन्स होल्स इसको हम लोग अभी समझेंगे, पहले आगे समझ लेते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये कितने प्रकार का होता है, फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे, फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर के प्रकार, सेमीकंडक्टर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, आपके जो आवर्त सारणी, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, वहां से यदि हम लोग सेमीकंडक्टर को उठाएं तो कौन कौन से आते हैं, अभी आपने देखा पीछे कि जर्मेनियम आता है, ठीक है, सिलिकॉन आता है, गैलियम आर्सेनाइड आता है, या ऐसे एक आपने चौथा समूह पढ़ा होगा, फोर्थ ए समूह पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑक्सीडेशन।
Sn और लेड, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट के लास्ट कक्षा में, जिस एलिमेंट के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो, तो वो हमारा सेमीकंडक्टर बन सकता है। वो क्या बन सकता है, सेमीकंडक्टर बन सकता है। तो जो हमारा कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो मूल रूप से ये जैसे पाए जाते हैं, मूल रूप से ये जैसे पाए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो वर्ड याद रखो, देखो ये वर्ड, दोनों वर्ड को बोलने में थोड़ा सा परेशानी होती है, जल्दी याद नहीं होता है। याद रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली है, उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब मूल रूप से हमें प्रकृति में जैसे प्राप्त होता है, वो सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इसमें अशुद्धि मिला दी गई है। एक्स का क्या मतलब हो गया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ मिला दिया गया इसमें। तो इसमें जिसमें अशुद्धि मिली होती है वो हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें अशुद्धि नहीं मिली होती है, जिसमें डोपिंग नहीं की गई होती है, वो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको, जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें अशुद्धि मिला देते हैं हम लोग। अशुद्धि कैसे मिलाया जाता है, डोपिंग करके। डोपिंग करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। तो यही चीज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जिस अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी गई हो, अशुद्धि मिला दी गई हो, उसे कौन सा सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसे कौन सा अर्धचालक कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और जिसमें अशुद्धि न मिली हो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक। तो देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बोला है कि ये सेमीकंडक्टर स्वाभाविक रूप से किसी बाहरी पदार्थ के बिना होते हैं, किसी बाहरी पदार्थ के बिना होते हैं। इनकी चालकता केवल तापमान बढ़ाने पर ही बढ़ती है। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है, मतलब मूल रूप से जैसे हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होते हैं, वो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वही हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें कोई भी हमने अशुद्धि नहीं मिलाई है, लेकिन इसका यूज हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ये ज्यादा कारीगर हमारे पास नहीं है। ठीक है। जब इसमें हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, अपने हिसाब से अशुद्धि मिलाते हैं, जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है उस रेशियो में हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, तब जाके ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल बनता है। तो हम लोग इसीलिए इसमें डोपिंग करते हैं, इसीलिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि डोपिंग क्या होता है। ठीक है। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर को बाहरी पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है। डोपिंग से इनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बोला ना कि डोपिंग से इनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जिस रेशियो में हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाएंगे, उसी हिसाब से हमारा जो सेमीकंडक्टर होगा वो कार्य करेगा। तो जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितना चालकता हमें चाहिए होगी, उस हिसाब से हम लोग इसमें डोपिंग मिला देते हैं और वैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके मन में एक डाउट आ सकता है ना कि भैया इसमें अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, जब हमारे पास पहले से ही पर्याप्त है, ये हमारे पास एकदम नेचर से ऐसे मिल रहा है, तो हम लोग अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं, मिलावट क्यों कर रहे हैं आप। तो मिलावट कर रहे हैं उसको ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए। ठीक है। बनिया की दुकान का मिलावट नहीं है ये मिलावट कुछ दूसरा है, समझना पड़ेगा इसको। अब देखिएगा यहाँ पे डोपिंग, डोपिंग क्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हम लोग अशुद्धि मिला रहे हैं, जो हम लोग अशुद्धि मिला रहे हैं अपने शुद्ध वाले सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में जो हम लोग अशुद्धि मिला रहे हैं, यही मिलाने, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, यही अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। यही अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। बोलिए भाई, डोपिंग किसे कहते हैं, बताएंगे अमन, नीरज, डोपिंग किसे कहते हैं, बोलिएगा, डोपिंग किसे कहते हैं, क्या आप ये बात समझ पाए हैं। तो डोपिंग कहेंगे कि सेमीकंडक्टर के गुणों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अन्य तत्वों से मिलाया जाता है, जिसे डोपिंग कहते हैं। इससे सेमीकंडक्टर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एन या होल पी टाइप जुड़ जाते हैं, जो उसकी चालकता को बढ़ाते हैं, जो उसकी चालकता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जो हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, जो हम लोग डोपिंग इसमें कर रहे हैं, उस डोपिंग के हिसाब से ही इस सेमीकंडक्टर अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। मानसी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है। चलिए, अब जिस हिसाब से हम लोग डोपिंग मिलाते हैं, जिस हिसाब से हम लोग डोपिंग करते हैं अपने सेमीकंडक्टर में, वैसे ही इसका नाम भी रखा जाता है। जब हम लोग इसमें पेंटावैलेंट टाइप का अशुद्धि मिलाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा
एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम लोग इसमें ट्राईवैलेंट टाइप का डोपिंग करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अशुद्धि मिलाने के हिसाब से ही, जिस एलिमेंट का हम लोग अशुद्धि मिला रहे हैं उसी हिसाब से इसका नाम भी रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसे पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। एन टाइप वाले जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसे निगेटिव चार्ज के साथ होल मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे होल की संख्या बढ़ जाती है, जिससे होल की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और ये जो होल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल, ये दोनों वर्ड अब आपको समझने पड़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है और होल क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने बोला था ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया आपका होल। ठीक है, तो देखो जो हमारा डोपिंग किया जा रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीजों को। जो हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, डोपिंग जो कर रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, बस 2 मिनट केवल ध्यान यहाँ पे देंगे, आपका पी टाइप और एन टाइप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डोपिंग, डोपिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो डोपिंग में यदि हम लोग पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट बोले तो पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व पेंटावैलेंट एलिमेंट यदि हम लोग मिलाएंगे किसमें, अपने शुद्ध अर्धचालक में, तो उस समय जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, वो बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप कहेंगे भैया ये बताइए पेंटावैलेंट एलिमेंट होते कौन कौन से होते हैं, ये भी जरूर नोट करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका कौन कौन सा, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, फिर आपका और कौन सा होगा, और आपका एएस होता है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आपके पंच संयोजी वाले हो गए एलिमेंट। ठीक है, तो फिर पी टाइप के एलिमेंट, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग इसमें मिलाते हैं कौन सा, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट या त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी एलिमेंट। अब आप कहेंगे कि भैया ये त्रिसंयोजी क्या है, त्रिसंयोजी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, त्रिसंयोजी वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो त्रिसंयोजी वाले एलिमेंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका बोरान, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर आपका गैलियम, ठीक है, फिर आपका आईएन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके तीन संयोजी वाले एलिमेंट है, तीन संयोजी वाले एलिमेंट है। कोमल कुमारी ने पूछा कि सर डोपिंग का हिंदी बताएं। कोमल, डोपिंग का हिंदी भी डोपिंग ही है, डोपिंग का हिंदी भी डोपिंग ही है शायद, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, अब हिंदी इसका देखना पड़ेगा, मैं ट्रांसलेट करूं या किसी को याद है, किसी को याद है तो वो देख ले, नहीं तो मैं रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं, देखते हैं हिंदी का कुछ डोपिंग है, डोपिंग का कुछ हिंदी क्या है क्या। नहीं भाई, डोपिंग का हिंदी कुछ नहीं है, डोपिंग का मतलब डोपिंग ही होता है, डोपिंग का हिंदी डोपिंग ही है जहां तक हमें पता है, और किसी को यदि कुछ पता है तो बता सकता है। ठीक है, चलिए तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार की डोपिंग करते हैं, बोलेंगे सभी लोग,
पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार की डोपिंग करते हैं? अरे ये वर्ड, यही वर्ड आपको याद रखने हैं भाई, यही वर्ड आपको याद रखने हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राईवालेंट, क्या? ट्राईवालेंट या त्रिसंयोजी वाले एलिमेंट, त्रिसंयोजी वाले एलिमेंट, ठीक है। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो ये हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। अरे मैंने केवल सिंबल लिख दिया, याद मैं लिख दूं क्या? एलिमेंट का नाम लिख दूं क्या? चलो मैं एलिमेंट का नाम लिख देता हूं, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आपका फास्फोरस, फिर क्या हो जाएगा आपका? आर्सेनिक, 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 ये सभी यूज किए जाते हैं पेंटावैलेंट में, ठीक है। ट्राईवैलेंट के लिए ये आपका बोरान, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर आपका गैलियम, गैलियम, ठीक है। ये सभी आपके ट्राईवैलेंट है, ये सभी आपके क्या है? ट्राईवैलेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का उपयोग कहां पे करते हैं? तो सेमीकंडक्टर का उपयोग याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर का उपयोग हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस जो सिंगल सिग्नल को बढ़ाने, ट्रांजिस्टर में ये यूज करते हैं इसका, सेमीकंडक्टर को बना, सेमीकंडक्टर का उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं, डायोड बनाने में करते हैं, सोलर सेल बनाने में करते हैं, लेजर बनाने में करते हैं और सेंसर बनाने में करते हैं। ये सभी क्या है? सेमीकंडक्टर के उपयोग है। ट्रांजिस्टर, डायोड, सोलर सेल, लेजर और सेंसर। देखो एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सेल के लिए, सोलर सेल के लिए हम लोग किस प्रकार का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? किस प्रकार का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या? सिलिकॉन। हम लोग किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं हमेशा। सोलर सेल में, सोलर सेल में जो हमारा सोलर पैनल होता है वहां पे हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर लगा रहता है? सिलिकॉन लगा रहता है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। जर्मेनियम क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जो हमारा जर्मेनियम है ये उच्च ताप पे अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं होता है, और सबसे बड़ा इसका कारण है कि उसमें लीकेज करंट का मान अधिक होता है, लीकेज करंट का मान अधिक होता है, जबकि सिलिकॉन में लीकेज करंट का मान कम होता है। तो इस वजह से हम लोग सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सेमीकंडक्टर का उपयोग हो गया। अब देखिएगा, अब और केवल 2 मिनट हम आपका हमें चाहिए थोड़ा सा इस ग्राफ को समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए। या चलिए एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कल समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा यदि आप समझ लेंगे तो फिर चीजें आपको परेशान कर देंगी, मतलब कंसेप्ट आपको जो है ना ये परेशान कर देंगे। पहले आप ये बात समझ गए हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग हमेशा ट्राईवैलेंट टाइप के एलिमेंट यूज करते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट टाइप का सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट टाइप का एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्टिव एलिमेंट होगा वो कौन कौन सा होगा? जिसके अंदर खुद का कुछ ना कुछ सोर्स हो, खुद का कुछ ना कुछ पावर हो, वो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है। पैसिव एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इसमें इसमें पावर को डिलीवर करने के लिए या पावर, इससे पावर को प्रवाहित करने के लिए, पावर को फ्लो कराने के लिए हमें किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे होते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल हमने आपको बता दिए थे, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट के भी हमने आपको उदाहरण बता दिए थे। ये सारी चीजें पहले याद कर लीजिए, फिर लास्ट वाले ग्राफ को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे और वहां से फिर हमारी कल की क्लास
कल हमारा सेमीकंडक्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर हम प्रयास करेंगे कि इसको कंप्लीट करके एमसीक्यूज कल ही कर